ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का ठीक है आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। इसका जो पीडीएफ है, मतलब जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चंस, उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से www.globalitai.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपने अदर सब्जेक्ट जैसे थ्योरी वगैरह का आप टेस्ट भी दे सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में। इलेक्ट्रीशियन फिटर दोनों का टेस्ट यहाँ वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। प्लस पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप जब मोबाइल में अपने ओपन करोगे www.globalitai.org, तो यहाँ पे आपको राइट साइड ऊपर कोने में 3 लाइनें ऐसे दिखाई देंगी, उस पर क्लिक करना। जब इस पर क्लिक करेंगे आप तो 2-3 ऑप्शन हिंदी में दिखाई देंगे। इसमें एक ऑप्शन कोर्स का लिखा होगा, हिंदी में क्या लिखा होगा, कोर्स। आप जब कोर्स पे क्लिक करेंगे फिर वहाँ पे 2-3 ऑप्शन 4 ऑप्शन आ जाएंगे, फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी वहाँ पर है आपका, और उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखा होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग पे आपको क्लिक करना है। उसमें 2 पार्ट मिलेंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर पर क्लिक करके नीचे को स्लाइड कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप अदर सब्जेक्ट के भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी वहाँ पर पड़ा हुआ है, जो कि आप लोग जानते हैं आप लोग के एग्जाम में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है, तो उसको भी वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए इंजीनियरिंग कस्टम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इंजीनियरिंग कस्टम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स निम्न के उपयोग के आदेश देता है कि वह कौन से एंगल को यूज करने के लिए बोलता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट एंगल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जैसा कि मैं आपको पहले के ही वीडियोज में बता चुका हूँ कि सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग तो बनती ही नहीं है, इन दोनों में बनता नहीं। बनता किस में है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में और थर्ड में। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। अब बचे 2, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इसके मुझे ध्यान आ रहा है कि पीछे वाले वीडियो में शायद मैंने आपको बताया था, वहाँ पे इस प्रोजेक्शन से जब क्वेश्चन आया था तो मैंने बताया था कि जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड होता है वह हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को यूज करने के लिए बोलता है या इसका यूज करने के लिए आदेश देता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, जो कि रिकमेंडेड करता है BIS हमारा यूज करने के लिए। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब कोई वृत्त इसके दिए गए 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है, कोई सर्कल है, कोई वृत्त है, कहाँ से गुजर रहा है, 3 बिंदुओं से होकर के गुजर रहा है। ठीक है, इसका केंद्र निम्न के प्रतिच्छेदन पर स्थित होता है। तो ये पूछ रहा है कि मान लीजिए कोई वृत्त बना हुआ है जो 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है, मतलब पहले से 3 पॉइंट दिया गया था और उस 3 पॉइंट के हिसाब से एक सर्कल खींच दिया गया। ठीक है, तो जो वह सर्कल हमारा जो वृत्त है वो 3 बिंदुओं से होकर के गुजरा, तो वो पूछ रहा है कि जो वृत्त बनेगा जो कि 3 बिंदुओं से होकर गुजरा था, उसका सेंटर कैसे हम पता करेंगे या उसका केंद्र कहां पर होगा, ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने कई सारे हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक पॉइंट यहां बना दे। ठीक है, एक पॉइंट ए बना दिया, एक पॉइंट ए बना दिया और एक पॉइंट यहां बना दिया, 3 पॉइंट हो गए। 3 पॉइंट आपको मिल गया। और कोई सर्कल है, 3 बिंदु दिया हुआ, और कोई सर्कल ऐसा है जो इन तीनों बिंदुओं से होकर के गुजरा। यही बोल रहा है क्वेश्चन कि इस बिंदु से भी हुआ, इस बिंदु, सॉरी ये मान लीजिए बिंदु यहाँ, इस बिंदु से होते हुए कोई हमारा वृत्त गुजर रहा है इस टाइप से। आ रही बात समझ में? थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, ये सर्कल हो गया और ये 3 बिंदुओं से होकर के गुजरा है। एक पॉइंट यहाँ हो गया हमारा, यहाँ हो गया और यहाँ हो गया, तो 3 बिंदुओं से होकर के एक वृत्त गुजरा है और यही पूछ रहा है कि इसका केंद्र कहाँ पर होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, आप रटना मत। जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, आप अपने पास कंपास लेना और स्केल लेना, इसको एक बार कर लेना, मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको भविष्य में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा और याद रहेगा। ठीक है, कैसे होता है, आप क्या करना कि एक वृत्त अपने मन से, आप क्या करो, कॉपी पे एक अपने मन से सर्कल खींच लो। अपने कॉपी पे आप क्या करो, एक सर्कल खींच लो, कंपास उठाओ और एक सर्कल खींच लो और पेंसिल लो और उसे इस सर्कल पे 3 जगह बिंदु लगा लो, जहां जहां मन करे, जहां जहां भी मन करे 3 जगह हमने बिंदु लगा लिया, तो वो वाला वृत्त बन गया हमारा। अब क्या करो, आप स्केल उठाओ और इन सभी बिंदुओं को आपस में मिलाओ, इस बिंदु से इस बिंदु को और इस बिंदु से इस बिंदु को, सीधी रेखा के द्वारा। समझ में आई बात? तीनों बिंदुओं को क्या किया हमने कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दिया, तो इन बिंदुओं को हमने आपस में मिला दिया। अब क्या करेंगे, इन बिंदुओं से मिलाने पे जो हमें रेखा प्राप्त हुई, उस रेखा का हम लंबवत द्विभाजक करेंगे, या लंबार्धक बोला जाता है। लंबार्धक का मतलब उन्हें लंबाई में आधा आधा बांट देना, या लंबवत द्विभाजक भी बोलते हैं।
अभिलंबवत का मतलब लंबवत, द्विभाजक मतलब दो भागों में बांटना। तो अब हम इन दोनों रेखाओं को मतलब इन बिंदुओं को मिलाने पे जो रेखा प्राप्त हुई उन रेखाओं का लंबवत द्विभाजक करेंगे। तो कैसे किया जाता है, तो आप अपना कंपास लेना, इस लाइन की आधे से अधिक दूरी अपने कंपास में भरना, एक ऊपर निशान लगाना और एक नीचे लगाना, दोनों साइड मतलब एक इधर और एक इधर। ऐसे ही वही दूरी रखे हुए अब कंपास की नोक इस साइड रख लेना और एक इधर को निशान लगाना आप और एक इधर को। आई बात समझ में? वही काम इधर भी करना है। ये जो दोनों लाइनें हैं, ये वाली रेखा, इसका भी हमें अभिलंबवत द्विभाजक करना। कैसे होगा, अपना कंपास यहाँ रखिए, इस लाइन के आधे से अधिक दूरी कंपास में भर लीजिए, पूरी भी ले सकते हैं, आधे से अधिक होना चाहिए, आप पूरी भी ले सकते हैं, एक निशान ऊपर एक नीचे। अब वही दूरी रहेगी सेम, अब इधर कंपास रखेंगे, एक निशान ऊपर और एक नीचे काट देंगे। ठीक है, इधर इस वाली रेखा को ऐसे आगे बढ़ा लेंगे, इधर इस वाली रेखा को आगे बढ़ा देंगे। ये दोनों रेखा जब आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों रेखा जहां जाकर काटेगी वही उस वृत्त का केंद्र होगा। आप करके देखना कॉपी पे, सेम टू सेम वही जो केंद्र आएगा, जब यहाँ पे रख के इस सर्कल को घुमाएंगे ना तो वह इन तीनों बिंदुओं से होकर गुजरेगा। तो हमने सेंटर कैसे खोजा, जो जब बिंदु दिया हुआ था वृत्त पर उन रेखाओं को आपस में मिलाया और उन रेखाओं का अभिलंबवत द्विभाजक कर दिया, उन्हें दो बराबर में भागों में बांट दिया और उन लाइनों को आपस में मिला दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, जो ऑप्शन सी है बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा, मतलब जो बिंदु दिए हुए थे उनके जोड़ने वाली रेखा का अभिलंबवत द्विभाजक। ठीक है, इनका अभिलंबवत द्विभाजक पूरा नहीं लिखा वहां पे, अभिलंबवत द्विभाजक करने पर उन्हें आपस में मिलाने पर जहां कट करती है वही हमारा वृत्त का केंद्र होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ये चीज आप एक बार करके देखना, तो इससे आपको याद रहेगा कि बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा, इन बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा है उसका अभिलंबवत द्विभाजक करेंगे तो हमें वृत्त का केंद्र मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है सेक्शनल भाग डॉट 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 रेखाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है। पीछे वाले क्वेश्चन में एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर मान लीजिए कभी एग्जाम में आपके होता है, वैसे आपके आएगा नहीं बनाने के लिए, बट अगर कभी पूछ दे कि नहीं 3 पॉइंट दिए हुए, 3 पॉइंट से एक वृत्त खींचिए, मतलब एक ऐसा वृत्त खींचिए, आपकी कॉपी पे सिर्फ 3 पॉइंट दिया हुआ है और एक ऐसा वृत्त खींचिए जो इन तीनों बिंदुओं से होकर गुजरे, तो उसमें भी यही काम करते हैं, इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला लेते हैं और इन रेखाओं का क्या करते हैं, लंबार्धक ऊपर नीचे, वही कंपास इधर रखिए, ऊपर नीचे निशान लगाइए, फिर कंपास को इस पे आधे से अधिक दूरी लीजिए, ऊपर और नीचे निशान लगाइए, इधर वही दूरी, ऊपर नीचे निशान लगाइए, इन्हें आपस में मिला लीजिए, इन्हें आपस में मिला लीजिए, जहां काटेंगे वही वृत्त का केंद्र होगा, यहाँ रखिए और किसी भी एक बिंदु की दूरी भरिए और उसे आप ऐसे घुमा देंगे तो तीनों बिंदु से गुजरता हुआ हमारा सर्कल बन जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, या तो ऐसे सर्कल का पता कर सकते, केंद्र का पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सेक्शनल भाग को रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। कोई सेक्शनल भाग है, सेक्शनल का मतलब कटा हुआ, ठीक है, सेक्शनल भाग मतलब क्या, कटा हुआ भाग है, उसको दिखाना है। सेक्शनल भाग को दिखाना है तो कौन सी रेखा द्वारा दिखाते हैं, मोटी रेखा के द्वारा नहीं, मोटी रेखा जो थिक लाइन होती है वो किसी भी ड्राइंग के ऑब्जेक्ट लाइन या कह लीजिए आउटर लाइन को दिखाने के लिए यूज की जाती है। मोटी रेखा किसी भी ड्राइंग के ऑब्जेक्ट लाइन या आउटर लाइन को दिखाने के लिए यूज की जाती है। डैश डैश वाली लाइन तो आपको मालूम होगा कि किसी भी ड्राइंग के छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए डैश डैश यूज किया जाता है। किसी भी ड्राइंग में अगर कोई भाग हमें पीछे ड्राइंग के छुपा हुआ नहीं दिख रहा है तो छुपे हुए भाग को, हिडन भाग को दिखाने के लिए डैश डैश वाली लाइन यूज की जाती है, जिसे हिडन लाइन भी कहते हैं। हैचिंग का यूज किया जाता है सेक्शनल भाग को या कटे हुए भाग को दिखाने के लिए। हैचिंग कैसे होता है, तो कोई भी जब ड्राइंग बनती है तो हैचिंग को हम ऐसे पतली पतली रेखाओं के द्वारा ऐसे दिखाते हैं। कहीं पे अगर कटा हुआ भाग हो तो उसे हैचिंग लाइन के द्वारा दिखाया जाता है और हैचिंग लाइन हमारी ऐसी बनाई जाती है, पतली लाइन होती है और कितने डिग्री पे होती है, 45। आपको दिख रहा होगा ऐसे ऐसे खींचा हुआ है ना, कोई भी अगर ऐसे बना हुआ इसमें कितना होगा, 45 ही तो होगा। तो हैचिंग लाइन हमारी 45 डिग्री पर होती है और यह सेक्शनल भाग या कटे हुए भाग को दिखाने के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक, अगला क्या कह रहा है, हैचिंग लाइन किस कोण पर खींची जाती है। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि कटे हुए सेक्शनल भाग, कटे हुए भाग को दिखाने के लिए हमने क्या यूज किया, हैचिंग लाइन यूज किया, जो इस तरह से खींची जाती है और इस हैचिंग लाइन का एंगल कितना होता है, 45 डिग्री होता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है घन के सममिति रेखा चित्र में फ्रंटल फेस अपने वास्तविक आकार में दिखता है। घन के सममिति रेखा चित्र, देखिए यहाँ इंग्लिश थोड़ा सा ऐसा है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, सॉरी हिंदी ऐसा है ना, क्यूब का मतलब, सॉरी घन का मतलब क्यूब हो गया और सममिति का मतलब हो गया आइसोमेट्रिक। आप लोग जानते हैं आइसोमेट्रिक
ऑब्लिक भी हमारी ड्राइंग होती है और ऑर्थोग्राफिक होता है। आइसोमेट्रिक से ही तुम ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं, तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग हमें बनाना है। क्या बनाना है? आइसोमेट्रिक ड्राइंग किसका? क्यूब का, किसी घन का, किसी क्यूब का हमें आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना है। तो ड्राइंग बनाने में क्या होता है, फ्रंटल फेस, मतलब हमारे क्यूब का जो फ्रंटल फेस, जो फ्रंट फेस होता है अपने वास्तविक आकार में दिखता है। रिसीडिंग एक्सिस हॉरिजॉन्टल से 45 अंश पर होती है। सभी पृष्ठ समान रूप से विकृत होते हैं। विकृत का मतलब डिस्टोर्जन, ठीक है, विकृत हो जाना, उनके शेप में परिवर्तन आ जाना। केवल गहराई वाली दूरियों को कम किया जाना चाहिए। तो जब भी हम क्यूब का क्या आइसोमेट्रिक बनाते हैं, आइसोमेट्रिक इस टाइप से बनाया जाता है ना, एक सीधी रेखा होती है और इस पे हम क्या करते हैं, दोनों साइड से एक पॉइंट ले लेते हैं और दोनों जो एक्सिस होती है 30-30 डिग्री पे बना लेते हैं। कितने पे? 30-30 डिग्री पे, ठीक है, 30-60 और ये बीच में कितना बच गया? 120 बच गया, यही ना। ये दरअसल हमारे इसी पे बनता है, ये 3 लाइनें ली जाती है। ये भी हमारी टोटल कितनी हो गई? 120। यह भी हमारी कितनी हो गई? 120। देखा जाए तो 120 इधर, 120 इधर, तीनों 120 होगा, टोटल 360 होता है। तो 120, 120 240 और 120 360। अब इन्हीं में क्या करते हैं कि हम बीच में एक लाइन खींचते हैं और ये देखिए 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर छोड़ के, यह मेन जो 120 डिग्री है इसी पे बनता है हमारा क्या? आइसोमेट्रिक। बीच वाला क्या होता है? 90 डिग्री। 3 लाइनें मिल गई ना, 3 एक्सिस, एक एक्सिस ये 30 डिग्री पे, दूसरा एक्सिस 30 डिग्री पे और बीच वाला 90 डिग्री पे। तो इसीलिए जो 120 वाला भाग दिखा जाए, 1 भाग 2 भाग 3 भाग था ना, तो एक भाग का जो 120 वाला भाग था उसी पे हमारा क्या बनता है? क्यूब बनता है आइसोमेट्रिक के रूप में। यहाँ पे हम ऐसे क्यूब बना सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम बनाते हैं, तो इसी पे हमारा ड्राइंग बनता है। इसी को आइसोमेट्रिक बोलते हैं। 30 डिग्री छोड़ करके आप कह सकते हैं आप इस 120 वाले भाग में बनता है, 120 वाले, ठीक है। आप इस वाले लाइन पे भी इधर भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी, या इधर भी बना सकते हैं, किसी भी साइड में बना सकते हैं। तो वही है, तब जब हम इसको बनाते हैं आइसोमेट्रिक में, तो क्या होता है, सभी पृष्ठ, मतलब इसके तीनों पृष्ठ, 1 2 3, जो तीनों पृष्ठ हैं इसके, तीनों पृष्ठ क्या होते हैं? समान रूप से विकृत होते हैं, परिवर्तित होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि सभी पृष्ठ समान रूप से विकृत होते हैं, डिस्टॉर्जन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, लीड ग्रेड का निम्न में से कौन सा सेट ग्रेड के क्रम से बाहर का है? लीड ग्रेड का निम्न में से कौन सा सेट ग्रेड के क्रम से बाहर का? तो मैंने आपको बताया था पेंसिल की जो लीड होती है उन्हें अलग अलग ग्रेड में बांटा गया है कि सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल है या हार्ड ग्रेड की पेंसिल है, मीडियम ग्रेड की पेंसिल है। उनके लिखावट के आधार पर भी उन्हें अलग अलग बांटा गया कि कौन सी थिक पेंसिल चलेगी, कौन सी लाइट चलेगी, हल्की चलेगी, कौन सी डार्क पेंसिल होगी, ठीक है। इस टाइप से अलग अलग बांटा गया है। तो अगर बात किया जाए पेंसिल के ग्रेड की, तो जनरली जो हमारा पेंसिल का ग्रेड होता है ना, वो हम जानते हैं कि सॉफ्ट वाला होता है, हार्ड वाला होता है, मीडियम वाला होता है। और से उनका ग्रेड किस हिसाब से है? तो जो सॉफ्ट वाली होती है बी से होती है, तो बी से 7B तक की पेंसिल जो होती है सॉफ्ट कह सकते हैं, एक तरह से बी वाला सॉफ्ट में होता है, ठीक है। मीडियम सॉफ्ट में बीच में कुछ ग्रेडिंग आ जाती है। तो बी से 7B की ग्रेडिंग बनाई गई है पेंसिल के लिए, और एच से 9H तक बनाई गई है। बी से 7B और एच से 9H तक बनाया गया है। और एक और होता है जो इन दोनों के बीच का निकाला जाता है, एच और बी दोनों को मिला करके, जिसे EHB पेंसिल कहते हैं। जनरली हम इन्हीं ग्रेड की पेंसिलों की बात करते हैं। जो भी ग्रेड की पेंसिल आएंगी उसमें या तो बी का नाम होगा, कहाँ तक होगा? 7B, मतलब बी हो गया, B2 हो गया, B3, B4, B5, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। 5B, 6B, 7B इस तरह से होगा। वैसे एच वाले में एच हो गया, फिर 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7, 8, 9H तक होता है, और एक हमारी HB होती है। तो देखिए इन ऑप्शन में किसमें इन B और 7B, H और 9H और HB को छोड़ करके है, जो नहीं होगा वही हमारे ग्रेड के क्रम से बाहर होगी। तो पहले में देखिए H है, HB है, HB भी हमारी ग्रेड में आती है, B भी आती है, और 3B, B से 7B के बीच में 3B आ जाएगा, तो भी ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में जाइए 7B हमारा आता है ग्रेड में, H भी आता है ग्रेड में, F ग्रेडिंग वाला हम नहीं देख रहे, कहाँ बात हो रही है? B से 7B, H से 9H और HB, F का तो नाम ही नहीं लिया जा रहा ना, तो जो ये F वाला ऑप्शन आ गया, मतलब यही ऑप्शन गलत है, जो कि हमारी पेंसिल लीड के ग्रेड से बाहर का है। बाकी नीचे वाले ऑप्शन में भी देखिए, नीचे वाले ऑप्शन में भी देखिए 6B, B, H, 4H, सब H और HB वाले थे, H, HB, B, ठीक है। तो ये सब B और H वाले थे, ठीक है, वही वाला ऑप्शन अलग है, तो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। टाइटल बॉक्स का मानक आपका पूछ रहा है, आकार क्या होता है, साइज क्या होता है। देखिए जो टाइटल बॉक्स हम बनाते हैं किसी भी ड्राइंग में, जो ड्राइंग शीट होती है, ड्राइंग शीट के नीचे की साइड राइट साइड कॉर्नर में हमारा टाइटल बॉक्स बनाया जाता है। इस टाइटल बॉक्स में ही हम चीज़ें को दर्शाते हैं कि जैसे
नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, इसका साइज नंबर कौन सा है, ड्राइंग का नाम और चेक्ड बाई, इस टाइप की चीजें, डेट वगैरह सब इसी टाइटल बॉक्स में लिखा जाता है। जो टाइटल बॉक्स का साइज होता है वह किसी भी ड्राइंग साइट के नीचे की तरफ राइट साइड कॉर्नर में होता है और इसका साइज 185 इसकी लंबाई होती है और 65 इसकी चौड़ाई होती है, जो कि हम ड्राइंग शीट पे बनाते हैं 65, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि 185 दिया ही नहीं है, 170 के साथ 65 है, 180 के साथ 80 है, जबकि 65 ही होना चाहिए, 200, 100 और 250, 120। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो 170 इंटू 65 वाला है ना, इसको आप सही कर देंगे क्योंकि ये वो उसके करीब है। जनरली जो स्टैंडर्ड है वो 185 और 65 का है, तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम कौन सा वाला सही करेंगे, क्योंकि ये 65 मिल रहा है, एक तो मिल गया आपको और दूसरा 170, तो ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर ऑप्शन में 185, 65 होता तो हम उसी को सही करते हैं। निम्न में से सबसे छोटी ड्राइंग शीट कौन सी है। देखिए ड्राइंग शीट वाला भी क्वेश्चन पहले आ चुका है और मैंने उनका साइज भी आपको बताया था कि A0, A1, A2, A3, A4, A5, यहाँ तक हम ड्राइंग अपने ड्राइंग में हम लोग ड्राइंग शीट के बारे में पढ़ते हैं और उनका साइज उनके हिसाब से ही होता है। तो जैसे A0 होता है तो मैंने आपको बताया था कि अगर A0 ड्राइंग है तो उसका साइज 1189 इंटू 841 mm होता है। mm में साइज होती है ना, एक लंबाई होगी ड्राइंग शीट की और एक चौड़ाई हो गया। अगर A1 की बात करें तो 841 इंटू 594 सब mm में रहेगा। A2 की बात करें 594 इंटू 420, A3 420 इंटू 297, A4 297 इंटू 210। जो हमारे फोटोकॉपी वाला पेज होता है वह A4 साइज का ही होता है, जिसपे आप लोग फोटोकॉपी कराते हैं, उसका साइज यही होता है। आप स्केल वगैरह से देख सकते हैं 297 और इंटू 210 लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक है। और A5 होता है आपका 210 इंटू 148। तो ये साइज है ड्राइंग शीट का, ठीक है। सबसे बड़ी अगर पूछा जाए कौन सा है तो A0 आपके सामने दिख रहा है, सबसे ज्यादा साइज उसी का है। जैसे जैसे इसका ग्रेडिंग बढ़ता जा रहा है A1, A2, A3, वैसे वैसे इसकी साइज कम होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A0, A3, A2, A4, मतलब जो सबसे ज्यादा ग्रेडिंग वाला नंबर होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा A5 का होता है, तो A5 ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद उससे छोटा A4 है, तो देखिए A4 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जिसकी ग्रेडिंग जितनी ज्यादा उसका साइज उतना कम, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी मैंने याद करने का तरीका भी बताया था कि आप एक एक अंक बस याद कर लीजिए। जैसे 1189 है, फिर इसके साथ 841 है, फिर 594 है, 420 है, 297 है, 210 है। बाकी देख रहे हैं सब में पीछे का यूज कर लिया जा रहा है। जैसे 420 हो गया, ये जस्ट इसके पीछे वाला 297, फिर इसके 297 लेंगे, इसमें का 210 आ जाएगा, फिर 210 यहाँ पे आ जाएगा, 148 आ जाएगा। इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आगे है सुपर इम्पोज डायमेंशनिंग की सरलतम विधि है। सरलतम का मतलब सिंपल मेथड पूछ रहा है कि इसका सुपर इम्पोज डायमेंशनिंग, तो जो कि जो चेन डायमेंशनिंग है, पैरेलल है, कंबाइंड है और टेबुलर है। मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा। सुपर इम्पोज डायमेंशनिंग दरअसल जो है वह एक तरह का, इसका दूसरा नाम भी है प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग भी बोला जाता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग भी बोलते हैं सुपर इम्पोज डायमेंशनिंग को। और ये किसका सरलतम विधि है, तो चेन डायमेंशनिंग का। जो पहला है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चेन डायमेंशनिंग का। कैसे होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। दरअसल चेन डायमेंशनिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपकी ड्राइंग बनी हुई है, क्या है, कोई ड्राइंग आपका इस तरह से दिया हुआ है, ये होगी आपकी ड्राइंग, ठीक है। तो चेन डायमेंशनिंग में क्या करते हैं हम कि एक सीरीज में चेन में बनाते हैं। जैसे इसका साइज कैसे दिखाएंगे, इसकी डायमेंशन हमें दिखाना हो तो इस तरह से हम पहले एक्सटेंशन लाइन खींच लेंगे और फिर यहाँ पे एरो बना लेंगे सबके लिए। एरो का आप जानते हैं 3 संबंध, एक का रेशियो होता है, इस टाइप से एरो बना लिया जाएगा, ठीक है। मेरा सही से नहीं बन रहा है, आपको ठीक से बनाना पड़ेगा, ठीक। और इसकी साइज मान लीजिए इसका साइज यहाँ से यहाँ कितना है, 20 mm है, इसका भी 20 है और इसका भी 20 है। तो इस तरह से साइज दिखाते हैं। तो देखिए डायमेंशन जब हमने दिखाया तो सब एक लाइन में दिखाया ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चेन डायमेंशनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेन डायमेंशनिंग। और इसी का सरलतम रूप एक तरह से क्या है, सुपर इम्पोज डायमेंशनिंग, जिसे प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब ये एक बढ़ते हुए क्रम में होता है। सेम ड्राइंग बनी हुई है, मैं सेम ड्राइंग बनाता हूँ नीचे और सेम साइज की ड्राइंग है, मान लीजिए
ठीक है, इस तरह से सेम ड्राइंग है और सेम साइज की है। अब अगर यहीं पे हमारा क्या होता, प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग होता, तो इसमें इस टाइप से शुरू होता। ठीक है, अब इसमें एक लाइन यहाँ से जाती ऐसे सीधे, और यह एक बढ़ते हुए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे गोला बना देते हैं दिखाने के लिए कि इसका ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से शुरू हो रहा है। इसकी डायमेंशन यहाँ से हमने लेनी शुरू की है, तो जिस साइड से हम डायमेंशन लेना शुरू करते हैं उधर ऐसे गोला बना देते हैं कि ये ओरिजिन पॉइंट है, यहीं से शुरू हो रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, एक ही साइड एरो बनाया जाता है। प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग या सुपर इम्पोज डायमेंशनिंग में एक ही साइड एरो, मतलब सभी एरो की दिशा एक ही दिशा में होती है। इसमें जबकि एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, एक इधर, इसमें सभी की एक ही दिशा में, मतलब इसके आगे ये वाला और इसके आगे फिर ये वाला, इस टाइप से। अब जैसे इसका डायमेंशन हमने 20 20 20 तीनों का 20 20 था, इसमें भी मान लीजिए तीनों की डायमेंशन क्या है, इसकी भी 20 है, इसकी भी 20 है, इसकी भी 20 है। पर इसको दिखाएंगे कैसे, तो यहाँ पे जैसे 20 है तो यहाँ लिख देंगे कि 20, इसका 20 है। अब यहाँ पे आ गए तो देखिए प्रोग्रेसिव का मतलब उसी में प्रोग्रेस करता, मतलब बढ़ता हुआ चला जाएगा। यहाँ 20 था, यहाँ पे तो 20 20 टोटल मिलके कितना हो गया, 40, मतलब यहाँ तक इसका 40 हो गया। लास्ट वाले पे क्या लिखेंगे, तो 20 20 40 20 60, टोटल कितना हो गया, 60 हो गया। तो इस तरह से दिखाते हैं, उसमें सबका अलग अलग, और इसमें प्रोग्रेसिव या फिर इसे सुपर इम्पोज्ड बोलते हैं, इसमें जुड़ता हुआ चला जाता है और एरो हेड एक ही साइड में होता है, तो इसको बोला जाता है प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। और यह लगभग इसी से मिलता जुलता है, बस इसी का एक दूसरा रूप है, इसीलिए बोला जाता है कि इसकी सरलतम विधि है, किसकी, चेन डायमेंशनिंग की सरलतम विधि या प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग है। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका पैरेलल। ये तो समझ में आ गया होगा। पैरेलल डायमेंशनिंग क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी बता देते हैं यहाँ पे। पैरेलल डायमेंशनिंग में अगर इसी टाइप से आपकी ड्राइंग बनी हुई है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि इसमें पैरेलल में दिखाते हैं। जैसे एक इसकी डायमेंशन दिखाएंगे, अगली इसकी दिखाएंगे और अगली इसकी दिखाएंगे, तो एरो बना लेंगे। मान लीजिए इसका 20 है तो 20 लिख दिया एक ही साइड से, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक इसका लिख, ऐसे एरो बनाएंगे, डायमेंशन लाइन में दिया, 20 ये था 20 ये था, दोनों मिलके 40, मतलब टोटल 40 हो गया। और इसके लिए यहाँ लास्ट में हो जाएगा 20 20 40 20 60, टोटल 60। इसमें भी एक ही साइड से लिया जाता है। और जैसा आप देख रहे होंगे कि डायमेंशन जो हमने दिखाई थी कि सभी लाइनें या यहाँ पे या यहाँ पे, मतलब जो हमने डायमेंशन लाइन खींची सब एक दूसरे के पैरेलल है। डायमेंशन लाइन यहाँ दिख रहा है ना, यह वाली लाइन हो गई उसके ऊपर उसके ऊपर, मतलब डायमेंशन लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, इसीलिए इसको पैरेलल डायमेंशनिंग बोलते हैं। और उसमें एक ही लाइन में बढ़ता हुआ जा रहा था, इसीलिए उसको चेन डायमेंशनिंग बोल रहे थे। कंबाइंड वाले में क्या होगा, कंबाइंड वाले में होगा दोनों यूज कर लेंगे। जैसे मैंने एक साइड दिखाने के लिए ऐसे यूज कर लिया, कौन सा, पैरेलल वाला, और इधर मुझे डायमेंशन दिखाना होगा तो मैं चेन डायमेंशन दिखा दूंगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है डायमेंशन, फिर लास्ट वाला क्या। अब इसको मैंने ऐसे ले लिया, इस वाली ड्राइंग में मैंने क्या किया, अब यहाँ पे भी इसका मान लीजिए 20 है 10 है 20 है, जो भी दिखा दिया। तो इस वाले साइड में मैंने चेन डायमेंशनिंग यूज की और इस वाले साइड में पैरेलल डायमेंशनिंग यूज की। तो इसीलिए इस जैसे दोनों चीजें अगर हम यूज कर देंगे ड्राइंग में तो वह कहलाएगा कंबाइंड डायमेंशनिंग। वैसे टेबुलर डायमेंशनिंग होता है, या ज्यादातर ड्राइंग हम लोग यूज नहीं करते हैं। टेबुलर मतलब टेबल, एक साड़ी से मतलब है। इसमें हम क्या करते हैं, डायमेंशन को एक साड़ीबद्ध तरीके से दिखाते हैं, एक साड़ी बना करके, इसीलिए उसे टेबुलर डायमेंशनिंग बोलते हैं। ठीक है, या बाई कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग भी बोला जाता है। तो ये आपका डायमेंशनिंग हो गया, और इसमें जो ऑप्शन था हमारा वो ये सही होगा। नेक्स्ट है, जब एक विजिबल लाइंस, हिडन लाइंस, प्रोजेक्शन लाइंस और सेंट्रल लाइंस ओवरलैप करती है। इन्होंने लाइंस का नाम दिया कि विजिबल लाइंस हो जो दिख रही है, और एक हिडन लाइंस छुपी हुई जो लाइन होती है, और एक प्रोजेक्शन लाइन है, और एक सेंट्रल लाइन है। अगर ये चारों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए, मतलब कहीं ड्राइंग बनाते समय ऐसी सिचुएशन आए कि ये चारों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हो, तो फिर हम प्राथमिकता का अनुशंसित क्रम, मतलब किसको पहले बनाएंगे और किसको बाद में बनाएंगे, उन्हें किस हिसाब से रखेंगे क्रम में, ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4 कि मतलब पहले पहली वाली को रखेंगे, फिर दूसरी वाली को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, या पहले 1 2 4 3 2 1 3 4, इस टाइप से ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का कंडीशन आता है तो सबसे पहले विजिबल लाइंस, जो लाइंस हमें दिखती है,
ड्राइंग में, पहले उससे बनाया जाता है। उसके बाद जो हिडन लाइन है, हिडन लाइन में आप जानते हैं डैश डैश के द्वारा होता है, तो जो विजिबल लाइन बनाएंगे उसको मिटा मिटा के हम हिडन लाइन्स के रूप में बना देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, सेकेंड वाला हो गया। उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसके बाद लास्ट में सेंटर लाइन, उसके बाद हम क्या बनाते हैं, जो चौथा ऑप्शन है, उसके बाद सेंटर लाइन बनाते हैं और फिर बनाते हैं प्रोजेक्शन लाइन। मतलब पहले बनाएंगे विजिबल लाइन, उसके बाद बनाएंगे सेकंड वाला मतलब हिडन लाइन, उसके बाद बनाते हैं सेंटर लाइन और फिर यूज करते हैं किसका, प्रोजेक्शन लाइन का। तो इस क्रम में आ जाएगा 1 2 4 3 ऑप्शन बी आपका देख रहे होंगे सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।